हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल के दिन मैंने आपके साथ शेयर किया कि किस तरीके से हम वीडियो पब्लिश नहीं कर पाए और उसकी वजह थी कि YouTube ने एक कम्युनिटी स्ट्राइक हमारे ऊपर डाला। अब सच पूछे तो मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था। मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में सुना था, कम्युनिटी स्ट्राइक के बारे में नहीं सुना था। जब ज़्यादा रिसर्च किया तो पता चला कि हमने कुछ ऐसी चीज़ वीडियो में कही या लिखी जिसकी वजह से YouTube की पॉलिसी में वायलेशन हो। आप जानते हैं हम वीडियो में किसी तरीके की गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते और कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज़ नहीं कहते या करते। तो वी वर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज कि ऐसा कैसे हो गया। मैं 2018 से वीडियो बना रहा हूँ। थैंकफुली उसमें एक अपील का ऑप्शन था और हमने वो किया, अपने सारे डिटेल्स भेजे और कई घंटे के सस्पेंस के बाद यूट्यूब ने कहा कि वी हैव रिव्यूड योर वीडियो, देयर आर नो वायलेशंस, वी आर रिस्टोरिंग इट। लेकिन जब वो रिस्टोर किया उन्होंने सारे कमेंट्स हटा दिए और वो कह रहे हैं कि शायद 3-4 दिन में आ जाएंगे। और उसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसे हम अगले वीडियो में हैंडल करने वाले थे, वो क्वेश्चंस भी लॉस्ट हो गए। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ भी चीज़ हमसे पूछना चाहते हैं तो दोबारा से इस वीडियो में डालें ताकि हम जल्दी से जल्दी एक FAQ क्वेश्चन बना के उसे एड्रेस कर सकें। साथ ही ये एक सोचने वाली बात है कि ये एक बड़ा रिस्क भी किसी भी चैनल के लिए है और हमारे चैनल के लिए भी है। तो फ्यूचर में कभी अगर ऐसा होता है, आप देखें कि हमारे नए वीडियोस नहीं आ रहे हैं, हमारी तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रहा है, तो दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस। एज पर यूट्यूब पॉलिसीज हमारी एक स्ट्राइक हो गई है, 2 और स्ट्राइक होगी तो चैनल को बिल्कुल ऑफ एयर कर देंगे, वो एक तरीके से चैनल को बंद कर देंगे। तो अभी जो है हमारे पास मौके हैं, हम अपनी तरफ से केयरफुल रहेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमारी फॉल्ट की वजह से ही हुआ है। हो सकता है कुछ लोगों को हमारी बातें पसंद नहीं आई, क्योंकि YouTube ने खुद अपने रिव्यू में बताया कि हमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं कहा है। अब प्रश्न उठता है कि अब इसका सल्यूशन क्या है। तो हम एक तो विचार कर रहे हैं कि किसी और प्लेटफॉर्म पर भी कंटेंट डालें ताकि एक प्लान भी तैयार रहे। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने चैनल को इतना बड़ा कर दें कि लोग उस पर हाथ डालने से थोड़ा डरें। अब इसका कोई तरीका है नहीं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आगे भी कोशिश करेंगे और भी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं और सपोर्ट करने का कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका नहीं है। किसी भी यूट्यूबर के लिए 3 मैजिकल वर्ड होते हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। यूजुअली हम अपने चैनल पर नहीं कहते कि लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जिसे अच्छा लगेगा वो करेगा। लेकिन अगर आप हमें चाहते हैं सपोर्ट करना तो आप ये कर सकते हैं और इसी से चैनल की रीच बढ़ती है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसकी ग्रोथ भी बढ़ती है। तो ये एक मैजिकल चीज़ होती है किसी भी यूट्यूबर के लिए, इस बात को ध्यान में रखें। अब आगे अगर हम कोई नए प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट डालना शुरू करते हैं यूट्यूब के साथ, तो वो हम आगे आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए, बहुत हुआ इमोशनल अत्याचार, अब मार्केट की तरफ बढ़ते हैं और मार्केट की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज तो मार्केट्स बंद हैं। कल के मार्केट्स को अगर हम देखें तो निफ्टी में अच्छा खासा हमें फॉल देखने को मिला। निफ्टी 165 पॉइंट्स डाउन रहा और अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स को देखें तो ज़्यादातर स्टॉक्स आप देख सकते हैं 42 स्टॉक्स डाउन रहे, सिर्फ 8 स्टॉक्स ही अप रहे। बैंक निफ्टी में भी लगभग वही सिचुएशन देखने को मिली। हालांकि बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ठीक ठाक हमें फॉल देखने को मिला और एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 2 ही स्टॉक्स अप रहे, 10 स्टॉक्स डाउन रहे। अगर हम इंस्टीट्यूशनल फ्लो को देखें मार्केट में क्या हो रहा है तो सिचुएशन आप देखिए, पिछले 5 दिनों में FIIs ने 15,337 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि DIIs ने उससे ज़्यादा करीब 20,000 करोड़ की बाइंग की है। आप ये ट्रेंड देख सकते हैं कि जैसे जैसे FII बड़ा सेलिंग कर रहे हैं, DII उस सेलिंग को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लगभग वही ट्रेंड हमें होता हुआ दिख रहा है। हालांकि पिछले 2 दिन से अगर हम देखें तो FIIs की सेलिंग थोड़ी कम होती हुई दिखी है। ऐसा लग रहा है कि पिछले दिनों उन्होंने अच्छी खासी सेलिंग कर ली है और शायद ये जो बिहार इलेक्शन फर्स्ट फेज का होने वाला है उससे क्लूज का वेट कर रहे हैं कि सेलिंग को बढ़ाना है या सेलिंग से बाइंग में आना है। अगर आप यहाँ पर सेक्टर को देखें,
सारे के सारे सेक्टर्स डाउन रहे, सिर्फ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़ दें। और आईटी और मेटल्स जिसमें पिछले महीने ज़्यादा रैली हो रही थी, ऐसा लगता है कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन जो चिंता की बात ये है कि पिछले कल रात से आज जब एशियन मार्केट खुले तो वहाँ पर भारी हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। एशियन मार्केट्स में खास करके एआई के स्टॉक्स में हमें ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है। और ये शुरू होता है यूएस मार्केट में नैस्डैक से। कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि फेसबुक के स्टॉक्स में, मेटा के स्टॉक में करीब 12% का फॉल देखने को मिला था। तो ऐसा लगता है कि टेक इंडस्ट्री यूएस में और थोड़े प्रॉब्लम के दौर से गुजर रही है और उसका जो इफेक्ट हमें एशियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है। और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस, और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे, या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। तो अगर आज आप एशियन मार्केट्स को देखें तो जबरदस्त फॉल हमें देखने को मिला। इनफैक्ट निक्केई जापान के मार्केट्स तो सवेरे और भी ज़्यादा गिरे हुए थे, और उसमें हमें रिकवरी देखने को मिली। और आप देख सकते हैं कि नैस्डैक भी डाउन दिखा रहा है, यूरोप भी डाउन दिखा रहा है, लगभग सारे ग्लोबल इंडेक्स जो हैं रेड में दिखा रहे हैं। तो क्या वजह है कि अचानक से हमें टेक स्टॉक्स में इतनी वीकनेस देखने को मिल रही है, एआई स्टॉक्स में वीकनेस देखने को मिल रही है? तो ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ, व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाई? एशियन मार्केट्स फेल शार्पली, स्पेशली जापान एंड कोरिया। यहाँ हम जानते हैं कि ज़्यादा एआई के स्टॉक्स लिस्टेड हैं। चाइनीज़ मार्केट हैंगसेंग में उतनी गिरावट नहीं देखने को मिली। इन्वेस्टर्स आर वरीड ऑफ एआई स्टॉक्स हैव रिजन टू फास्ट विदाउट मैचिंग अर्निंग्स। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रैली देखने को मिल रही है। थोड़ा थोड़ा .com एरा की याद आ रही है, लेकिन उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और अर्निंग उस ग्रोथ से नहीं बढ़ रही हैं, तो थोड़ा एक मिसमैच होता हुआ हमें दिख रहा है। दिस लेड टू प्रॉफिट बुकिंग एंड ब्रॉड सेल ऑफ अक्रॉस सेक्टर। देखिए दोस्तों, याद रखना है कि एक तरफ फाइनेंशियल इंडस्ट्री, खास करके यूएस और यूरोप की फाइनेंशियल इंडस्ट्री वीक होती जा रही है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बैंकों के पास वहाँ पैसा नहीं है, फेड ने लिक्विडिटी इंजेक्ट की है, 22 स्टेट्स यूएस में रिसेशन में चले गए हैं, और क्रेडिट का डिफ़ॉल्ट वहाँ पर बढ़ने लगा है यूएसए में, और स्कैम भी बढ़ने लगा है। तो वो आपकी इकोनॉमिक पिक्चर को दर्शा रहा है। दूसरी तरफ एआई स्टॉक्स ज़बरदस्त ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं, तो एक बबल बनता हुआ दिख रहा है। जब भी आपकी इकॉनमी का जो सबसे बड़ा फैक्टर है, यानी कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री, वो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम दिख रही है तो आप इस रैली को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। कोर कंसर्न क्या है? पॉसिबल एआई बबल। AI stocks like Nvidia, AMD, Palantir have driven markets very high very quickly. S&P 500 forward PE is 23, लगभग इसी लेवल पर .com एरा में PE था, तो उसके साथ लोग एक कनेक्शन बना रहे हैं। स्टॉक्स आर एक्सपेंसिव कंपेयर्ड टू देयर रियल अर्निंग्स, तो ये ट्रिगर है। सो व्हाट ट्रिगर्ड सेल ऑफ टुडे? तो पहली बात तो गोल्डमैन सैक्स एंड मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने वैल्यूएशंस की
वार्निंग दी है कि वैल्यूएशन हाई चले गए हैं। साथ ही दे कॉशन मार्केट्स में करेक्ट इन द नेक्स्ट 1 to 2 years। तो जो जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, क्रेडिट की क्राइसिस, एआई की हाई वैल्यूएशंस, यूएस मार्केट्स ऑल टाइम हाई, रिस्क ऑफ रिसेशन एंड स्टैगफ्लेशन, और साथ में जो क्रेडिट की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अब अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली केस देखें तो क्या है, जापान का निक्केई करीब 5% तक गिर गया था आज, हेवी सेलिंग इन एआई प्लस टेक कंपनीज। तो टेक कंपनी में सेलिंग हो रहा है, अब देखना है कि ये स्प्रेड होकर दूसरी जगह जाता है या नहीं। सॉफ्टबैंक की बात करें, जो जापान के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में भी कई कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, वो 10 से 12% तक उनके स्टॉक्स गिर गए, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर एआई स्टार्टअप्स में है और इन्वेस्टर्स दे गॉट नर्वस। कॉस्पी कोरिया भी अच्छा खासा डाउन रहा, और सैमसंग और जो चिप मेकर कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स गिरे। हैंगसेंग चाइना में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, यूएस नैस्डैक भी मोटा मोटा ठीक ठाक रहा। और आप देख सकते हैं कि कल के दिन यूएस का जो नैस्डैक इंडेक्स है वो 2% डाउन था, अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, और उसी से ये ट्रिगर हुआ है। तो वैल्यूएशंस का भी वहां पर बहुत ज्यादा कंसर्न है। अब आइए दोस्तों, कल का मार्केट डेटा देख लेते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज दिख रहे हैं। तो आज मार्केट्स क्लोज्ड हैं और कल 4 नवंबर था, और हम देख रहे हैं कि हम 26,000 से काफ़ी नीचे आ चुके हैं, 25,600 के आसपास हम ट्रेड हो रहे हैं। कल के दिन मार्केट्स 165 पॉइंट्स डाउन रहे हैं। कॉल और पुट आईवी में अगर आप देखिए तो पुट आईवी में काफ़ी दिनों के बाद 12% आईवी पहुंचा है, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब हेजिंग की पोजीशंस बनने लगी हैं, लोग अपने पोर्टफोलियोज को हेज करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखिए तो हम करीब 9% से बढ़ते हुए 12% पे आ गए हैं पिछले कुछ दिनों में। 3% का आईवी गेन काफ़ी ज़्यादा होता है। पुट कॉल रेशियो को अगर हम देखें तो 1.13 का टॉप बनाया था, उसके बाद से लगातार गिर रहा है। 1 सेकेंड, ये भी बेयरिश इंडिकेशन है। विक्स में भी आप देखिए तो अब 12% से ऊपर सस्टेन हो रहा है। अब तक फ्लिप फ्लॉप कर रहा था, तो धीरे धीरे ऐसा लगता है सिस्टम में फियर आ रहा है। ह्यूज ओआई एडिशंस हुई हैं निफ्टी फ्यूचर्स में, आप देख सकते हैं कि 2 दिन पहले भी अच्छी खासी एडिशंस हुई थी। और ये जो प्रीमियम में ड्रॉप देखने को मिला है, अगर आप देखिए तो ये ह्यूज ड्रॉप है। अभी हमने सीरीज शुरू की है और ऑलरेडी जो प्रीमियम 100 पे आ गया है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं। और अगर नेक्स्ट मंथ का भी प्रीमियम देखेंगे, वहाँ पर भी हमें ड्रॉप देखने को मिला है। वंस अगेन ह्यूज टर्नओवर देखने को मिला है, एवरेज से ज़्यादा मैं कहूँगा। और हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हमें टर्नओवर काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक डंपिंग हो रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी काफ़ी बुरा रहा, और एक बार फिर हम देख रहे हैं एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट पोजीशंस बढ़ती जा रही। ये एक्सपायरी का दिन था, उसके बाद से हम देख रहे हैं स्लो एंड स्टेडी शॉर्ट्स आर राइजिंग वंस अगेन। ऐसा लगता है कि वो शॉर्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, और वही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करते हैं। तो सेंटिमेंट ट्रैकर की क्या सिचुएशन है, तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने शेयर किया था कि बेयरिश जोन में इंडिकेटर आ गया था, थोड़ा सा बैक ट्रैक किया है, और इसकी वजह थी कि परसों के दिन हमें मार्केट में अच्छी बुलिश मूवमेंट दिखी थी। तो अभी भी ये बेयरिश, मॉडरेटली बेयरिश के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। वही सिचुएशन बैंक निफ्टी में भी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है, वीकनेस बैंक निफ्टी में भी आ गया है, लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ी वहाँ पर स्ट्रेंथ दिख रही है। इसलिए शॉर्टिंग का प्रेफर्ड मैकेनिज्म निफ्टी ही होना चाहिए एज पर आवर एनालिसिस। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ फ्लो कर रहा है, किस स्टॉक में आ रहा है और किस में जा रहा है। ये हम एक नया फीचर हमने ऐड किया है, जो आगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें जो पैसा निकल रहा है, स्मार्ट मनी जहाँ पे सेल करके निकल रहे हैं, वो ये 3 स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किए हैं, टाटा एलेक्सी, वोल्टास, अशोक लेलैंड, और भी कई हैं, लेकिन जो टॉप की 3 हैं वो हमने आइडेंटिफाई किया है। तो इन स्टॉक्स में
आने वाले दिनों में थोड़ी वीकनेस बनी रह सकती है। और हमें जो एफ.एन.ओ के स्टॉक में कोई बड़े स्टॉक्स में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं मिला जिसमें स्मार्ट मनी आ रहा है। दोस्तों, ये स्क्रीन दिखाने का मतलब, हमारा पर्पस ये नहीं है कि आप इसके बेसिस पर कोई पोजीशंस बनाएं। मैं आपसे क्लियर कट कर देता हूं कि ये किसी भी तरीके की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की कॉल नहीं है और आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं शो कर रहा हूं। तो आइए अब चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो दोस्तों, हमने आपके साथ शेयर किया था कि मार्केट ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर टॉप बना चुका है, और हम पिछले करीब एक हफ्ते से आपके साथ शेयर कर रहे थे कि हमें शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, शॉर्ट करना है, और हमारा शॉर्ट का लेवल 25,780 के आसपास है। इससे ऊपर भी हमने कहा था कि शॉर्ट अगर करना है तो हेजिंग के साथ करिए, और जैसे ये लेवल नीचे ब्रीच हो तो हेजिंग को हटाया जा सकता है। तो जैसा हमने अनुमान लगाया था लगभग वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है, और अच्छा खासा हमें प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। अगर आप देखिए तो 180 पॉइंट्स का करीब करीब प्रॉफिट भी यहाँ पर दिख रहा है, और बिल्कुल सही पैटर्न बनाया। मार्केट ऊपर गया, एक डिप दिया, लेट कमर्स को ट्रैप किया, और वापस एक एम पैटर्न बनता हुआ नीचे आ रहा है। अब क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? देखिए, ज़्यादातर इंडिकेटर्स ये पॉइंट कर रहे हैं कि ये ट्रेंड इंडिकेट करेगा, लेकिन हम वॉलेटिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़े शॉर्टर्स होते हैं ना, वो सबको प्रॉफिट देना नहीं चाहते। जब उन्हें लगता है कि हमारी बस में ये रिटेल वाले बैठ गए हैं, तो उन्हें बस से उतारने के लिए वो थोड़ा रफ ड्राइविंग करते हैं, और हम जानते हैं कि रिटेल की जेब छोटी होती है, तो थोड़ा जब अप डाउन होता है तो वो निकल जाता है। तो एक ऐसी कोशिश हो सकती है। और ऐसा कहने का बेसिस क्या है कि अगर आप देखें ये दोनों स्टोकास्टिक को अगर गौर से देखिए, तो एक तो ये मोटा मोटा ओवरसोल्ड अभी नहीं हुआ है, ओवरसोल्ड टेरिटरी पे घुस गया है, लेकिन इसमें इतना ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो एक बाउंस देता है। अब ये बाउंस कई दफ़े आता है और कई दफ़े नहीं भी आता है। जब नहीं आता है तो मार्केट यूजुअली यहाँ पर कंसोलिडेट करते हैं, थोड़ा गिरते हैं, थोड़ा चढ़ते हैं। उससे क्या होता है, ये दोनों सिंक में आ जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वॉलेटिलिटी को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए अभी शॉर्ट करना हमेशा एक रिस्की मैटर होगा। इसलिए हम हमेशा टॉप पे शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं और बॉटम में खरीदने की कोशिश करते हैं। हम मार्केट में लेट कमर नहीं बनना चाहते, क्योंकि मार्केट लेट कमर की कमर तोड़ देता है। तो यहाँ पर जिन्होंने हमारी बात सुन के शॉर्ट्स को बनाया होगा, तो वो शॉर्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, जैसा मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था कि 25,820 ये स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन जितना ऊपर रखेंगे रिस्क आपका उतना बढ़ेगा। और जो कॉशियस इन्वेस्टर्स हैं वो इस लेवल पे रख सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप बिल्कुल बेरिश ही चल रहा है। बीच में थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आ सकती है, जिससे हमें थोड़ा संभल कर रहना है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। और दोस्तों, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आए, हम जैसे सच बोलते रहे हैं, सच बोलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।